आपको आपके उन प्यारों से मिलवा सकता हूं जो मर चुके हैं, आपकी वालिदा या वालिद, बीवी, भाई, शौहर, बच्चे या कोई दोस्त जो इस दुनिया में नहीं है और आप उनसे मिलना चाहते हैं। तो यकीन कीजिए, आप उस दौर में दाखिल हो नहीं रहे, बल्कि बहुत पहले हो चुके हैं। 엄마 많이 보고 싶었어. 엄마도 너 보고 싶었어. 우리 나연이 나연아. मेरी आंखों में भी आंसू आ गए जब एक मां को अपनी मुर्दा बच्ची को महसूस करते हुए देखा। 5 साल पहले चाइनीज टीवी एमबीसी लाइफ ने कामयाब तजुर्बा करके एक मुर्दा बेटी को उसकी मां के सामने ला खड़ा किया। वर्चुअल क्रिएशन में शायद ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मगर बच्ची का रोती हुई मां को देखकर इमोशनल हो जाना, ये कैसे हुआ? यानी वो खासियत जो सिर्फ इंसानों में होती है। चलिए 6 महीने पुरानी ताइवान की एक मिसाल देता हूं। माँ बाप को अपनी जवान औलाद की मौत हजम नहीं हो रही थी। उन्होंने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। कुछ ही टाइम में मोबाइल फोन पर उनकी मुर्दा बेटी उनसे चैट करने लगी। चैटिंग में वही लैंग्वेज, वही लहजा या बात करने का अंदाज वही था जो उनकी बेटी का हुआ करता था। मगर बात सिर्फ चैट करने तक नहीं रही। कुछ ही टाइम में उन्होंने कॉल की तो उनके सामने उनकी बेटी जिंदा मौजूद थी और बिल्कुल उसी अंदाज में बात कर रही थी जैसे उनकी बेटी दोबारा जिंदा हो गई हो और अब कभी नहीं मरेगी। क्या ये कोई जादू है? जी नहीं, ये AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो क्या AI सिर्फ मुर्दा लोगों को जिंदा दिखाने के लिए बनाया गया है? नहीं, ये जिंदा इंसानों का खात्मा भी कर सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, साइंसदान स्टीफन हॉकिंग ने दावा किया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तमाम इंसानों का खात्मा कर देगी। तो क्या वो वक्त आ गया या आने वाला है? क्योंकि दुनिया अब AI वॉर जोन में दाखिल हो चुकी है। कैसे? यू हैव टू नो द हिस्ट्री बिहाइंड दिस मिस्ट्री। भाई, जब भी दुनिया में जंगें शुरू होती हैं तो उससे पहले एक टेंशन का माहौल पैदा हो जाता है। मुमालिक अपनी अपनी सरहदों पर अफवाज बढ़ाने लगते हैं, रिक्रूटमेंट शुरू हो जाती है, जदीद वेपन्स खरीदे जाते हैं, दोनों तरफ जमीन और आसमान पर अफवाज गश्त करना शुरू कर देती हैं। और इस वक्त अमेरिका और चीन में टेंशन है, कनाडा और जापान में एग्रेशन है, साउथ कोरिया में कनाडा और जापान को लेकर अजब सिचुएशन है, जर्मनी और फ्रांस में गजब रिलेशन है। और ये सब इसलिए कि नया सुपर पावर कंट्री कौन सा होगा, चाइना या रशिया या अमेरिका बरकरार रहेगा। इन 3 बड़ी ताकतों में जंग शुरू हो चुकी है, मगर उनमें से किसी भी मुल्क में फिजिकली वो माहौल नहीं दिख रहा जो जंग के दौरान दिखना चाहिए। जिस माहौल का जिक्र मैंने पहले किया, उनकी अफवाज तो सुकून में है। तो फिर ये कैसी जंग है जिसमें सरहद की कोई हद नहीं, अफवाज की जरूरत नहीं? ये जंग है ज़हानत की, नकल से असल चाहत की। मसनूई ज़हानत यानी AI में जो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, वही दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लेकर आएगा। तो कौन होगा वो? इस AI वॉर से दुनिया कितनी बदल जाएगी? आखिर असल जहन नकल जहन से क्या कुछ अचीव करना चाह रहा है? ये जानने से पहले हमें समझना होगा AI को। यकीनन आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। इंसान ने मसनूई पांव बनाए, हाथ भी बना लिए, नाक बना ली, चेहरे बदल डाले, दिल भी रिप्लेस कर दिए, मगर कल तक जो नहीं बना पाया था वो था फुल कंट्रोल रखने वाला इंसानी जहन। मगर आज क्या इंसान अपना जहन कॉपी पेस्ट करने में कामयाब हो गया है? ये जानने से पहले 70 साल पीछे चलते हैं। आइंस्टाइन ने कहा था, मुझे ये तो नहीं मालूम कि 3rd वर्ल्ड वॉर कैसे लड़ी जाएगी, लेकिन 4th वर्ल्ड वॉर लकड़ियों और पत्थरों से लड़ी जाएगी। ये कैसी बात हुई? आज जब दुनिया इतनी एडवांस हो चुकी है कि एक बटन दबाने से आधी दुनिया खत्म की जा सकती है, तो फिर ये आइंस्टाइन दौर को पीछे क्यों ले गए? क्या उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी? तो अगला सवाल ये बनता है कि क्या ये तबाही AI की वजह से आएगी?
मसनूई ज़हानत का कॉन्सेप्ट तो 48 साल पहले इस हॉलीवुड मूवी टर्मिनेटर में भी दिखाया गया था। एक और हॉलीवुड मूवी मैट्रिक्स में तो एक रोबोट ये कहते हुए दिखाया गया कि इंसान दुनिया के लिए एक वबा है जिसका इलाज रोबोट्स हैं। Human beings are a disease. You are a cancer of this planet or the cure. इस वक्त इलॉन मस्क भी कुछ रोबोट्स ही बनाने में मसरूफ हैं। क्या वो ये रोबोट्स इंसानों को रिप्लेस करने के लिए बना रहे हैं? इस पर बात करने से पहले जानते हैं कि सिर्फ हॉलीवुड मूवी टर्मिनेटर ही नहीं बल्कि अवेंजर्स या रोबोकॉप और दीगर में पिछले 30 से 40 सालों में फिल्मों के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट लोगों तक पहुंचाया गया। और फिर उसके बाद बनने वाली मूवीज हर, जू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्स मशीना और भी कई हैं। इन मूवीज में बाकायदा पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। न सिर्फ ये बल्कि एआई रोबोट्स में मसनूई ज़हानत के तहत इमोशंस भी दिखाए गए। बल्कि इंडियन मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया का आखिरी सीन आपको याद होगा जिसमें रोबोट जेलिस फील करने लगती है। और रजनीकांत की रोबोट नामी मूवी में तो बाकायदा ऐश्वर्या के लिए जज्बात उभरने लगते हैं एक रोबोट के। लेकिन क्या इन एआई रोबोट्स में फीलिंग्स या इमोशंस होते हैं? Amazon पर आने वाली एक और मूवी में दिखाया गया कि लेडी रोबोट को मर्द से मोहब्बत हो जाती है। हालांकि उस रोबोट को वो अपनी बीमार बीवी का ख्याल रखने के लिए ड्यूटी पर रखता है, मगर बाद में जेलिस होकर ये रोबोट ही उस शख्स की बीवी पर हमला कर देती है। अभी तक तो ऐसा फिल्मों में ही दिखाया जा रहा है, लेकिन मैं फिर वही सवाल करूंगा कि क्या एआई रोबोट्स या चैटबॉट्स में फीलिंग्स या इमोशंस होते हैं, या सिर्फ वो इंसानों को देखकर समझते हैं और फिर रिपीट करते हैं, जैसे कि ट्यूरिंग टेस्ट में कहा गया था। वो क्या है अभी पता चल जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपका जहन पिछली सदियों में ले जाकर आपके दादा या उनके भी दादा के जिस्म में डाला जा सकता है और फिर आप अपने जहन के मुताबिक अपने दादा से उस दौर में बैठकर वो काम करवा सकते हैं जो आप चाहते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि जब ये अमल रिवर्स किया जाएगा, यानी आप वापस इस दौर में आएंगे, तो जो काम या फैसले आप उस दौर में करके आए हैं अपने दादा के जिस्म में जाकर, उसके असरात इस दौर में नजर आएंगे। जैन जी समझ गए होंगे मैं किस थ्योरी की बात कर रहा हूं। जी हाँ, एनिमस का ये एआई कॉन्सेप्ट यूबीसॉफ्ट नामी एक अमेरिकन गेम डेवलपमेंट कंपनी की जानिब से दिया गया है। इस कॉन्सेप्ट को मूवीज में भी दिखाया गया है। ये थ्योरी फिलहाल हकीकत नहीं है, इस वक्त ये सिर्फ एक फिक्शन है। मगर देखा जाए तो 400 साल पहले ये भी सिर्फ एक थ्योरी ही थी कि मशीनें सोच भी सकती हैं। 400 साल पहले भी सब इस थ्योरी को महज फिक्शन ही कहते होंगे, लेकिन आज एआई की सूरत में ये एक हकीकत है। तो क्या मशीनें आपके जहन को पिछले ज़माने में ले जा सकती हैं और पिछले दौर में जाकर आप जो चेंजिंग्स करेंगे, क्या उसके असरात दौरे हाजिर में पड़ेंगे? अगर कोई ऐसा एआई बनाने में कामयाब हो गया तो वही सुपर पावर कंट्री होगा जो जंग शुरू हो चुकी है। तो इस जंग में कौन कहां खड़ा है, ये जानने से पहले आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। हॉलीवुड फिल्में देखकर ये लगता है कि एआई का कॉन्सेप्ट पिछले चंद सालों में आया होगा। नहीं भाई, ये बात 2400 साल पुरानी है। तो चलिए शुरू से समझते हैं। 2400 साल पहले एक ग्रीक मिथोलॉजी सामने आती है कि खुदा ने एक बहुत बड़ा रोबोट बनाया है। रिमेंबर, ये सिर्फ एक मिथोलॉजी थी, लेकिन 12वीं सदी में एक मुसलमान इन्वेंटर इस्माइल अल जजारी दुनिया का पहला रोबोट बनाने में कामयाब हो जाते हैं। ये रोबोट मोर की तरह दिखते थे जो कि हाइड्रो पावर्ड थे। दौर के साथ बात आगे बढ़ती है। 16वीं सदी में फ्रेंच फिलोसोफर रेने डिस्कार्टिस ने पहली बार ये सोच पैदा की कि अगर मशीनें इंसानों की तरह सोचने लग जाएं तो कितना ही अच्छा होगा। फिर 1950 में बरतानवी साइंसदान एलन ट्यूरिंग ने इस सोच को आगे बढ़ाया और प्रपोज किया कि अगर मशीनें देखें, एडॉप्ट करें और रिपीट करें तो मुमकिन है कि वो सोचने लग जाएं। इस थ्योरी को ट्यूरिंग टेस्ट का नाम दिया गया। जी हां, अभी तक ये सिर्फ एक थ्योरी ही थी कि मशीनें सोच सकती हैं, मगर ठीक 10 साल बाद यानी 1960 में ये थ्योरी प्रैक्टिकल में बदलने वाली थी और सैकड़ों साल पहले पेश की गई इस थ्योरी को हकीकत में बदलने वाले थे जॉन मैकार्थी। किस्सा यूं है कि 1960 की एक शाम अमेरिका के कॉलेज डार्थमाउथ में एक कॉन्फ्रेंस होती है। यहां पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की टर्म इस्तेमाल की जाती है जॉन मैकार्थी की जानिब से। और उसी साल वो लिस्प के नाम से दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज मॉडल लॉन्च कर देते हैं। उस वक्त इस एआई का सबसे ज्यादा इस्तेमाल चेस के मैचेस जीतने के लिए किया गया। जो खेलते हैं उन्हें पता होगा कि चेस में हर चाल सोच समझकर चली जाती है और ये सॉफ्टवेयर कामयाबी से अपनी चालें चल रहा था। इसका मतलब समझ आया? यानी वो मशीन वजूद में आ गई थी जो सोच सके।
दौर के साथ साथ हर मशीन अपग्रेड हो रही थी। मशीन जिसे इंसान ने पर लगाए तो उड़ने लगी, प्रोपेलर लगाए तो तैरने लगी, स्पीकर्स लगाए तो बोलने लगी, लेंस लगाए तो देखने लगी। अब मशीन में इंसान ने ज़हन लगा दिया और वो सोचने लगी। यानी मशीन अब खुद ही सोचे, समझे, पहचाने और एक्शन ले। चलते हैं वॉर जोन में भी, और ये भी बताऊंगा कि इंडिया पाकिस्तान ने जंग में एआई का इस्तेमाल कैसे किया। लेकिन उससे पहले जानते हैं वो कहानी जो साल 2021 का सूरज तुलू होने के साथ शुरू होती है। नया डिकेड, नया दौर, नई वॉर। 2015 में कैलिफोर्निया की एक कॉन्फ्रेंस रूम में कुछ नौजवान सर जोड़कर बैठे हैं। उनके दिमाग बहुत तेज चल रहे थे, इतने तेज कि वो कुछ और नहीं, इंसानों जैसा मसनूई ज़हन बनाना चाहते थे जो सोच सके, मसले हल कर सके, बिल्कुल इंसानों की तरह हर बात का जवाब दे सोच समझकर। ये लोग दुनिया बदलना चाहते थे। तो कौन थे ये लड़के? तो मिलिए सैम ऑल्टमैन, येल यूनिवर्सिटी का ड्रॉप आउट, वाई कॉम्बिनेटर का सदर और एक ड्रीमर। और इसे कौन नहीं जानता? एलॉन मस्क, टेस्ला, स्पेसएक्स का फाउंडर, खला में पहुंचने वाला, ख्यालों को हकीकत में बदलने वाला और अब मसनूई ज़हन बनाने वाला मस्क। और ये हैं ग्रीक ब्रोकमैन, जिसकी उंगलियां कोड्स से शायरी करती हैं। इन लड़कों ने एक ऐसी हकीकत बना डाली जिसे कई सालों तक लोग फिल्म ही समझते रहे, ओपन एआई। इनका मानना था कि ये एक ऐसी नॉन प्रॉफिट जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी जो इंसानों को नुकसान नहीं बल्कि फायदा पहुंचाएगी। ये बात अलग है कि इसके लॉन्च होते ही इंसान खुद डर गए कि अब उन्हें नौकरी कौन देगा। एलॉन मस्क और सैम ऑल्टमैन ने ओपन एआई के लिए $1 अरब की फंडिंग का ऐलान भी किया। मजे की बात यह है कि उन्होंने इस एआई के कोड्स भी ओपन रखने का फैसला किया। बाद में इसे लेकर एक मसला भी हुआ जो आगे जाकर आप समझ जाएंगे। लेकिन बहरहाल 3 साल तक ये लड़के खामोशी से मशीन को ट्रेन करते रहे और फिर 2018 में पहला कारनामा पेश कर दिया। जीपीटी यानी जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ये पूरे इंटरनेट को खंगालता, सोचता, अल्फाज को जोड़ता और जवाब देता। सभी इस चैटबॉट की काबिलियत देखकर हैरान थे कि 30 नवंबर 2022 को दुनिया को एहसास हो गया कि इंसान एक नए दौर में दाखिल हो गया है, क्योंकि अब लॉन्च हुआ था GPT 3.5, बिल्कुल इंसानों की तरह का ज़हन, जिसके चंद हफ्तों में 1 मिलियन यूजर्स और सिर्फ 2 माह में 100 मिलियन यूजर्स हो गए। और देखते ही देखते ये दुनिया की तेज तरीन तरक्की करने वाली एप्लीकेशन बन गई। मगर फिर 17 नवंबर 2023 जुम्मे के दिन खबर आती है कि सैम ऑल्टमैन को ओपन एआई से निकाल दिया गया। बोर्ड ने बस इतना बताया कि सैम ऑल्टमैन ने उनसे सच ना बोलकर उनका एतमाद तोड़ा है। वो क्या कहानी है कभी और सही, मगर अभी ये जानिए कि अगले 5 दिनों में बोर्ड को सैम ऑल्टमैन को वापस लाना पड़ा, क्योंकि उन 5 दिनों में जो हुआ वो किसी ड्रामे से कम नहीं था। ये पावर, पैसा और परसेप्शन की जंग थी। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ मैदान में आ गए, ऐलान किया कि अगर सैम ऑल्टमैन को ओपन एआई नहीं रख सकता तो हम उसे रखेंगे। उधर ओपन एआई के 700 मुलाजमीन ने धमकी दी कि अगर सैम को वापस ना बुलाया तो वो इस्तीफा दे देंगे। साला कंपनी नहीं, पूरी की पूरी सल्तनत हो गई, जहां पैसा भी था, पॉलिटिक्स भी, बगावत भी और अदावत भी। खैर 21 नवंबर 2023 यानी सिर्फ 5 दिन बाद ही सैम ऑल्टमैन को वापस सीईओ की कुर्सी पर बिठा दिया गया। अब उल्टा सैम ऑल्टमैन की छुट्टी करने वाले बोर्ड मेंबर्स की छुट्टी हो गई। अरे एक ड्रामा तो आपको बताना भूल ही गया इसी दौरान में जो हुआ। आज आप जिस चैट जीपीटी पर अपने मसले हल कर रहे हैं, 2019 में वो खुद मसलों में घिर गया था। भाई कंगाल हो गया था। जी हाँ, जीपीटी बनाने के लिए फंड्स कम पड़ गए थे। ट्रंप ने मुंह फेर लिया था, एलॉन मस्क ने पीठ दिखा दी थी। हुआ यूं कि एलॉन मस्क कंपनी पर अपना कंट्रोल चाहते थे, मगर ओपन एआई के बाकी फाउंडर्स को ये मंजूर नहीं था। 2018 में वो नाराज होकर कंपनी छोड़कर चले गए, इस भरम के साथ कि वो अपना एआई लेकर आएंगे। और आया भी, लेकिन उनके छोड़ जाने के 1 साल बाद ओपन एआई मुश्किल में आ गया। फिर दोबारा एंट्री हुई माइक्रोसॉफ्ट की, वो भी $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट के साथ। बस फिर क्या, जब जीपीटी का जादू चल गया तो माइक्रोसॉफ्ट ने मजीद $10 बिलियन लगा दिए। गूगल घबरा गया, एप्पल भी देखता रह गया, मेटा लामा एआई ले आया। लेकिन जब ये शख्स मैदान में आया तो ओपन एआई को जोर का झटका बहुत डीप जाकर लगा। कौन है ये और जीपीटी को कैसे झटका दिया, वो कहानी सुनाने से पहले जरा आपको मुल्को लिए चलता हूं और बताता हूं कि कौन एआई नाम का वेपन चला रहा है और कौन घायल हुए जा रहा है।
चीन एआई वॉर जीतने के लिए हर दिन एक नया स्टेप ले रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका हरगिज नहीं चाहता कि सुपर पावर कंट्री कोई और बन जाए। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप एआई मंसूबों के लिए निजी कंपनी के 500 अरब डॉलर्स लगा रहे हैं। ये वही ट्रंप है जो पिछले दौर में ओपन एआई चैट जीपीटी पर पैसा खर्च करना फालतू समझ रहे थे। उधर चाइना 2.1 बिलियन डॉलर की लागत से दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी पार्क बना रहा है, जिसमें एआई पर रिसर्च की जाएगी। लेकिन चीन के एआई मंसूबों में सबसे बड़ी रुकावट है अमेरिका। यह खबर सीएनबीसी पर लगी थी कि अमेरिका ने चीन की 50 से ज्यादा कंपनियों को एक्सपोर्ट ब्लैकलिस्ट में शामिल कर लिया है, जिसका मतलब यह है कि अब चीन को चिप्स नहीं मिल सकती। दरअसल ये वो प्रोसेसिंग चिप्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए दिल का काम करती हैं। लैंग्वेज मॉडल्स की ट्रेनिंग, इमेज और वीडियो जनरेटर्स की प्रोग्रामिंग और तमाम एआई सॉफ्टवेयर्स की प्रोसेसिंग इन्हीं चिप्स पर होती है। लेकिन चीन को इस पाबंदी का कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि चीन सिर्फ 10,000 पुरानी चिप्स की मदद से एक ऐसा कारनामा कर चुका था जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। याद है ना, मैंने कहा था कि इन साहब ने चैट जीपीटी को बड़ा झटका दिया। अगर आपको ये कहानी फौरी सुननी है तो वीडियो फॉरवर्ड करके इस टाइम स्टैम्प को फॉलो करें, वीडियो दरमियान से स्किप कर दीजिए। लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि वीडियो कंटिन्यू देखिए, क्योंकि वीडियो का अगला हिस्सा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्योंकि दुनिया में अब ये शोर है कि चीन एआई को लेकर जबरदस्त प्लानिंग कर बैठा है। जैसे कि थर्ड वे की रिपोर्ट रिवील करती है कि अगर चीन एआई टेक्नोलॉजी बनाकर बेचता रहा तो ये इंडस्ट्री सिर्फ अगले 5 सालों में ही चीन की जीडीपी में 26% इजाफा कर देगी, जबकि अमेरिका की जीडीपी सिर्फ 14.5% इजाफे पर खड़ी होगी। और अगर ऐसा हो गया तो सुपर पावर अमेरिका के टैरिफ सिस्टम का चीन पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन इस वक्त असर पड़ रहा है। कैसे, ये आप मेरी इस वीडियो में देख सकते हैं। खैर, अमेरिका का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर तो रशिया है। अमेरिकी तहकीकाती इदारे सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की रिपोर्ट में रिवील किया गया कि रूस ने अमेरिका और यूरोप के खिलाफ एक खुफिया जंग शुरू कर रखी है। उनका दावा है कि रूस अमेरिका पर एआई की मदद से साइबर हमले और जासूसी करवा रहा है। मगर दूसरी तरफ रूस के खिलाफ अमेरिकी एआई ड्रोन एक्टिव नजर आते हैं और ट्रियन स्काई नोड्स नामी ड्रोन्स मूवमेंट के दौरान भी टारगेट का पीछा करते हैं और डेटा एनालाइज करके एक्यूरेट स्ट्राइक करते हैं। और इसी से मिलती जुलती टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने भी इस्तेमाल की इंडिया के खिलाफ। कैसे, बताता हूं। इंडिया को 50 साल लगे ये परसेप्शन बनाने में कि वो टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से 50 साल आगे है, लेकिन ये परसेप्शन तोड़ने में पाकिस्तान को सिर्फ 5 मिनट लगे, क्योंकि दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने कैसे इस वॉर में एआई के जरिए न सिर्फ अपना दिफा किया बल्कि इंडिया को शिकस्त भी दी। पाकिस्तान ने J-10C और JF-17 से जदीद PL-15 फायर किए। इन मिसाइलों को हल्का न लेना बॉस, क्योंकि भारतीय पायलट्स ने इन्हें हल्का लेकर गलती की और आसमान से जमीन पर गिर पड़े। इन मिसाइलों में 2-वे डेटा लिंक मौजूद होता है, जिसका मतलब यह हुआ कि फायर करने के बाद भी पायलट या कंट्रोल सिस्टम इन्हें 10 से 20 सेकंड या उससे भी ज्यादा वक्त तक गाइड कर सकता है। यानी टारगेट बचने के लिए डॉज नहीं दे सकता। यही हुआ इंडियन पायलट्स के साथ। डॉज देकर समझे कि वो बच गए, मगर मिसाइल ने उनका पीछा किया और जमीन पर गिरा दिया। क्योंकि इंडिया के पास PL-15 है ही नहीं, उसे लगा कि ये शाही कोई नहीं। ते फिर पाकिस्तान विखाया कि ओदी झोली विच केड़ी केड़ी शै पईयां। विंग लूम 2 ड्रोन्स जो हीट सिग्नेचर पहचान कर खुद फैसला करते हैं कि किस जगह वार करना है। यह 3 ड्रोन स्वाम, ये छोटे ड्रोन्स का झुंड था जो एक साथ हमला करता है। ये भारत के रेडार सिस्टम पर बैक वक्त वार करके उन्हें कंफ्यूज करता रहा। तीसरा, शाहपार 3 ड्रोन्स। एआई की मदद से इन्होंने भारत की ट्रूप मूवमेंट्स का पता लगाया और प्रिसाइज हमले किए। और दूसरी तरफ भारतीय फौज ने अपना जहन चलाने के बजाय सिर्फ एआई की मसनूई ज़हानत से काम लेकर पाकिस्तान पर जो हमले किए वो भी पाकिस्तान ने एआई की मदद से डिफ्यूज कर दिए। नंबर 1, एंटी ड्रोन रेडार्स। पाकिस्तान का ये सिस्टम इंडियन ड्रोन्स को कंफ्यूज करता रहा। इंडिया का ड्रोन जैसे ही नीचे आता, एआई गाइडेड सरफेस टू एयर मिसाइल उसे तबाह कर देता और दिया। भाई मसनूई ज़हानत से काम लेना था, लेकिन इंडिया ने तो डिपेंड ही मसनूई ज़हानत पर किया और वो हार गया। शायद ध्रुव राठी का कोर्स खरीदा होगा। खैर, अमेरिका चलें तो यहां तो ड्रोन एम्बुलेंस भी मिलती हैं। यूएस आर्मी के ऑफिशियल पेज पर लिखा है कि जंग के दौरान रिफ्यूलिंग के लिए अब उन्हें इंसानों की मदद की जरूरत नहीं है, बल्कि एआई टेक्नोलॉजी खुद ही नजर रखेगी कि किस एरिया में जंगजुओं के पास हथियार या रिफ्यूलिंग या खुराक की जरूरत है। न सिर्फ एआई ये मालूम कर सकेगा, बल्कि एआई ड्रोन्स के जरिए जंगजुओं को हथियार,
फ्यूल या खुराक भी पहुंचाई जा सकेगी। चले अब वो कहानी हो जाए जो रह गई थी, वो कहानी जिसमें चीन की सक्सेस है तो अमेरिका का लॉस, वो कहानी जिसमें एक तरफ अरबों डॉलर डूब गए तो दूसरी तरफ अरबों डॉलर बन गए। ये कहानी आपको सिखाएगी कि कैसे कम वक्त में, कम इन्वेस्टमेंट में बेहतरीन काम करके दुनिया को हैरान किया जा सकता है। साल था 2015 जब अमेरिका में ये 3 लड़के ओपन एआई बनाने का सोच रहे थे। तब चीन के लियांग वेंगफेंग एक फंड बनाते हैं जिसका नाम था हाई फ्लायर कैपिटल। ये फंड एआई एल्गोरिदम पर चला करता था। मशीनें स्टॉक का उतार चढ़ाव समझती, फैसला करती और इंसान सिर्फ नतीजा देखता। और यही फंड कुछ साल बाद दुनिया की सबसे बड़ी एआई वॉर का ईंधन बनने वाला था, क्योंकि इन्हीं फंड्स को लियांग ने इस्तेमाल किया एआई एल्गोरिदम पर रिसर्च करने के लिए। और ये काम शुरू हुआ 2019 में। 2021 में लियांग ने चुपके चुपके एनवीडिया से H100 और H800 GPUs की हजारों चिप्स खरीदना शुरू की। ये वही चिप्स हैं जो एआई की ट्रेनिंग में इस्तेमाल होती है। किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई कि चीन के शहर हांगसू में ऐसा काम चल रहा है जो सिलिकॉन वैली को हिला कर रख देगा। लियांग के स्टेप्स काफी स्मार्ट थे। अब जरा देखिए, कुल 200 लोग, वो भी 30 साल से कम उम्र के लड़के, एनवीडिया की सिर्फ 10,000 चिप्स, सिर्फ $5.5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट और सिर्फ 2 साल में यानी 2023 में दुनिया के सामने आता है डीप सीक। कम वसाइल में इतना बड़ा काम कैसे हो गया? एआई में इन्वेस्टमेंट करने वाले बौखला गए कि अगर चीनी ये काम लाखों में कर सकते हैं तो हम करोड़ों डॉलर क्यों झोंक रहे हैं? एनवीडिया के 17% शेयर्स यानी $600 बिलियन डूब गए। एनवीडिया की वैल्यूएशन $3.5 ट्रिलियन की थी, जो कि सिर्फ एक दिन में गिरकर $2.5 ट्रिलियन पर आ गई। दुनिया की तारीख में पहली बार किसी कंपनी को इतना बड़ा नुकसान हुआ था। अमेरिका ने एनवीडिया की चिप्स चीन एक्सपोर्ट करने पर पाबंदी लगा दी थी, मगर अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। चीनी लियांग ने तो सिर्फ 10,000 चिप्स में ही काम कर दिखाया था। अब अगर मवाजना करें कि ओपन एआई या गूगल खर्च करते तो $5 लाख नहीं बल्कि $100 मिलियन लग सकते थे। ओपन एआई में अब तक 15 से 20 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं, जबकि सैकड़ों मुलाजमीन ने यह काम किया। जहां एक तरफ एआई वॉर में यह सब हो रहा था तो दूसरी तरफ ओपन एआई को दरमियान में छोड़कर जाने वाले इलॉन मस्क अपना ग्रोक एआई ले आए। लेकिन मेरी नजर तो उनके रोबोट्स पर है। वो रोबोट्स जो चलते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, जो बोलो कर देते हैं। और हाँ, टेस्ला। इंडिया ने तो फिल्मों में दिखाया था कि गाड़ियां खुद चल रही हैं, लेकिन इस बंदे ने रियल लाइफ में वो गाड़ी बना डाली जो खुद चल सकती है। एलॉन की टेस्ला गाड़ियां फुल सेल्फ ड्राइविंग मोड में बगैर इंसान की मदद के चल सकती हैं। ये टेक्नोलॉजी 8 कैमरों, 12 अल्ट्रासोनिक सेंसर्स और एआई न्यूरल नेट पर काम करती है। इस पर अब तक $3 अरब से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। और ये टेक्नोलॉजी हर टेस्ला कार को एआई के जरिए चलती फिरती रोबोट में बदल देती है। एलॉन मस्क का एक्स अकाउंट चेक करें तो वो रोबोट के दरमियान घिरे नजर आते हैं। ये क्या सीन है? ये रोबोट्स 20 किलो तक वजन उठा सकते हैं, चीजें पकड़ सकते हैं, सुन सकते हैं, वॉक, रन और बैलेंस रख सकते हैं। और सबसे बढ़कर ये आपकी नौकरी खा सकते हैं। 2021 में एलॉन ने इन्हें टेस्ला बॉट का नाम दिया था, लेकिन बाद में बदलकर ऑप्टिमस कर दिया। शुरू में तो ये कदम भी नहीं उठा सकते थे, लेकिन सिर्फ 1 साल में ये डांस भी कर रहे हैं। एलॉन ने कहा है कि मुस्तकबिल में हर घर में एक रोबोट होगा, जैसे फ्रिज होता है। मैं तो सोच रहा हूं कि मासी के तौर पर रख लूं। नो डिमांड, नो कंप्लेन, और बेगम भी खुश। एलॉन बताते हैं कि ये आम लोगों के लिए टेस्ला से भी कम पैसों में मिल जाएगा। अभी तक टेस्ला और ऑप्टिमस पर वो $500 मिलियन खर्च कर चुके हैं। सोचिए जरा, वो वक्त आने वाला है कि जब सिग्नल पर आपकी गाड़ी के बराबर में एक और गाड़ी आकर रुकेगी, मगर ड्राइवर मौजूद नहीं होगा। आप उसे देखते ही रह जाएंगे और वो ग्रीन लाइट पर बगैर ड्राइवर के फिर खुद चल पड़ेगी। आप कुछ खरीदने जाएंगे तो आपको चीज फराहम करने के लिए सामने वाला हाथ एक मशीन का होगा। चलो इससे भी आगे बढ़कर सोचते हैं, दुनिया भर में फौजें भी मशीन की हुई। तो याद है ना, एलॉन ने कहा था कि इंसान के लिए एजीआई एटम बम से भी बड़ा खतरा हो सकता है। इंसान एआई इसलिए बना रहा है कि वो उसका पॉजिटिव इस्तेमाल कर सके, लेकिन दुनिया जिस तरह एआई वॉर जोन में दाखिल हो चुकी है, कल को कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया अपने रोबोट्स और टेक्नोलॉजी को आपस में टकरा कर सब खत्म कर दे और फिर आखिर में इंसान के पास लड़ने के लिए सिर्फ लकड़ियां और पत्थर ही बचे, जैसे कि आइंस्टाइन ने कहा था।